एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता आज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा बेटा नाम है। संज्ञा का यदि हम शाब्दिक मूल रूप लेते हैं तो इसको कहते हैं नाम। ठीक है, और ये एक विकारी शब्द है जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर लड़का शब्द हम बोलते हैं तो समय आने पर जब उसे वाक्य में प्रयोजा जाएगा तो वहाँ पे वो लड़कों भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण है हमारे पास में महात्मा गांधी, मानवता, वस्त्र, बेंगलोर, हिमालय, प्रेम, सत्य, पढ़ाई आदि। तो ये सभी जो उदाहरण हैं ये आपके संज्ञा के हैं। आगे हम बढ़ते हैं। संज्ञा के कार्य। संज्ञा के क्या कार्य हैं? जब उसे किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है तो वहाँ पर वो केवल एक शब्द नहीं रहता, वो पद बन जाता है। और ऐसा सभी शब्दों के साथ में होता है, वो वहाँ एक पद के रूप में हमें मिलते हैं। ठीक है। तो संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, करण, अपादान, अधिकरण आदि की भूमिका निभा सकता है। तो आइए हम इसके उदाहरणों को देखते हैं, किस प्रकार से ये इन भूमिकाओं को निभा सकता है। देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है रमेश सो रहा है। तो जैसे कि हमने जाना था किसी का भी नाम, तो यहाँ पे रमेश एक संज्ञा है और यहाँ पर ये इस वाक्य में जब ये पिरो दिया गया तो सोने की क्रिया कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, वही करता है, वही करने वाला है। तो यहाँ पर वो कर्ता की भूमिका में है। फिर वह सेब खा रहा है, तो खाने की क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो सेब संज्ञा शब्द है वो कर्म के रूप में है। फिर तीसरा उदाहरण है उसने चाकू से पपीता काटा। तो पपीता काटने के लिए साधन क्या है हमारे पास में? चाकू, और चाकू यहाँ पे संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर ये किसकी भूमिका निभा रहा है? कर्ण की भूमिका निभा रहा है। और फिर राजू विद्यार्थी है, तो राजू के बारे में बताया जा रहा है कि राजू क्या है। तो अगर हम कहते हैं राजू है तो वाक्य पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द आकर के इसने पूरक का कार्य किया है। तो यहाँ पर विद्यार्थी संज्ञा शब्द है और यहाँ पर वो पूरक की भूमिका को निभा रहा है। ठीक है। फिर हम आते हैं संज्ञा के भेदों की तरफ। संज्ञा के कई भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और फिर भाववाचक। ठीक है बच्चों। और इसके बाद में अर्थ की दृष्टि से लेते हैं तो व्यक्तिवाचक, और हमारे पास है जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों, आधुनिक समय में हम जातिवाचक के 2 भेद ले लेते हैं। पहला तो हमारे पास हो जाता है, क्या हो जाएगा हमारे पास? समूहवाचक, और दूसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठीक है। तो ये दोनों ही जातिवाचक के अंदर ही इनकी दोनों की ही गणना की जाती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए विशेष शब्द है ना। विशेष का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक नाम होना चाहिए उसका, उसकी एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर भी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो टीचर अगर किसी का नाम लेकर के बुलाती है तो वही व्यक्ति खड़ा होता है, पूरी क्लास के सारे बच्चे खड़े नहीं हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो उसी से संबंधित किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध ये संज्ञा कराती है और इसके नाम से भी स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो ऐसी संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। उदाहरणों में है व्यक्तियों के लिए हम नाम लेते हैं तो राम, श्याम, सुरेश, रमेश, ये सभी नाम उनके आ जाते हैं। और देशों के नाम भी हम ले सकते हैं तो भारत, जापान, चीन, श्रीलंका आदि। फिर नदियों के नाम हमारे पास में है जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी। और फिर पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, राष्ट्रधर्म, ये सभी आ जाते हैं। और बच्चों इसमें आप समुद्रों के नामों को भी ले सकते हैं, पर्वतों के नामों को ले सकते हैं और फिर समाचार पत्रों के नामों को भी ले सकते हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। जब हम किसी नाम की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक नेम की बात करते हैं जिसके द्वारा उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा हो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारे पास में है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से
जाति वर्ग या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का, जैसे मानव जाति है ना, तो वो पूरी जाति का एक बोध करा दे रही है, ठीक है ना। जैसे वर्ग में हम ले लेते हैं अध्यापकों का वर्ग, वकीलों का वर्ग, मंत्रियों का वर्ग, तो इस तरह से ये पूरे वर्ग की यहाँ पर बात कर रहा है। और समूह के अंतर्गत घोड़ा, गाय, कौवा, ये सभी समूह का हमें यहाँ पर बोध कराएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अब हमारे पास में यहाँ पर उदाहरण है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। तो इसके अंतर्गत जैसे हमारे पास उदाहरण है बहन, जुलाहा, मंत्री, ठग, ये सभी यहाँ पर इन सब के उदाहरण हैं। फिर पशु पक्षियों के नाम को हम ले सकते हैं घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना आदि। फिर वस्तुओं के नाम में मकान, कुर्सी, घड़ी, कलम इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर प्राकृतिक तत्वों के नाम भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है भूकंप, वर्षा, तूफान आदि। तो ये सभी किसके अंतर्गत है? ये सभी जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं हमारे पास में। तो बच्चों जैसे कि जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम नाम ले रहे थे, जैसे कि राम, श्याम। और जब हम जातिवाचक की बात करेंगे तो वहाँ पर हम पूरी जाति की बात करते हैं, जैसे बालक, बालिका, है ना, लड़का, लड़की। तो इसमें यहाँ पर हमें क्या होता है, उस पूरी कम्युनिटी, उस पूरे मतलब उस पूरी जाति का वहाँ पे हमको बोध हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है, ठीक है ना, उसी का एक विभाग है, उसी का एक बटा हुआ रूप है। जातिवाचक संज्ञा का की ही एक कड़ी है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जब कोई चीज़ कहीं पर इकट्ठी हो जाए तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर व्यक्तियों के समूह को लेते हैं तो परिवार, जैसे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, है ना, और मम्मी, पापा, बच्चे, ये सभी क्या है, ये सभी एक परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर संघ, लोगों का एक संघ होता है ना। और फिर सेना, सेना में मतलब जितनी भी सेना है ना, वो उसके अंदर जो सैनिक हैं उन सभी का जो एक क्या कहते हैं समूह होगा, उसे हम सेना कहेंगे। इसी तरह से इसके अंतर्गत पुलिस भी आ जाता है। और फिर झुंड, लोगों के झुंड को भी हम कह सकते हैं, भीड़ को कह सकते हैं, है ना। और पुस्तकालय भी इसके अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। कक्षा हो सकती है आपकी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। फिर है वस्तुओं का समूह। वस्तुओं के समूह में हमारे पास में जैसे कि गुच्छा है, होता है, फूलों का गुच्छा होता है, ज्योति का पुंज होता है, फिर ढेर, है ना, बहुत सारी किताबों का ढेर हो सकता है। और फिर जैसे कि कोई आपका सीरियल चल रहा है तो किसी सीरियल की श्रृंखला, जो कोई भी धारावाहिक चल रहा है आपके, उसकी श्रृंखला हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हम किसी, क्या कहते हैं, जहाँ पर हम किसी ढेर की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है उसके ढेर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा है। फिर आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जिनको कि हम माप तौल तो सकते हैं, मगर हम उसमें काउंटिंग नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ की उसकी गिनती नहीं करेंगे। तो अगर हम धातुओं या खनिजों को लेते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी, वो किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में खाने पीने की वस्तुओं में अगर हम लेते हैं तो दूध है, पानी है, घी है, तेल है, फल है ना, ये सभी, जैसे गेहूं है, तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। फिर उससे आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराती है। तो बच्चों, भाव, अभी तक जितनी भी संज्ञाएं हमने पढ़ी उनका एक फिजिकल स्वरूप था जो हमें दिखता था, मगर ये एक ऐसी संज्ञा है जो कि हमें दृश्य नहीं होती, जो हमें दिखती नहीं है। इसे हम केवल मन से महसूस कर सकते हैं, मगर हम इसको देख नहीं सकते, इनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो चूँकि इनका कोई अपना वास्तविक रूप नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारे इंद्रियों से संबंधित नहीं होती हैं, केवल ये मन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है? तो इसके अंतर्गत भी हमें बहुत से तरीके मिल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बात की है गुण की, तो गुण में जैसे कि किसी की सादगी गुण हो सकता है, मिठास, ईमानदारी या मनुष्यता, ये सभी गुण के अंतर्गत आते हैं। और फिर दोष भी हो सकते हैं, गंदगी है, दुष्टता है। और फिर हमारे पास कोई अवस्था की जैसे हम बात करते हैं, तो यौवन है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, तरुणाई है। तो चलिए कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा में प्रायः 3 प्रकार के, ये जो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, वो प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला है क्रियाओं से, तो काटना से बनती है काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन और लिखना से लिखावट। तो देखिए यहाँ पर सजावट और लिखावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो इस तरह से प्रत्ययों से भी संज्ञाएं बनती हैं। क्रिया शब्द में प्रत्यय लग गया और भाववाचक संज्ञा बन गई। फिर है संज्ञा से कैसे बनेगी, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, लड़का से लड़कपन, शिव से शिवत्व, गांधी से गांधीवाद और मित्र से मित्रता। तो शिव, शिव क्या है, शिव एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जब हम इसको शिवत्व कह देते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बदल गया। और फिर गांधी में गांधी जी के अगर विचारों को सामने रख रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो गांधीवाद होंगे, उनको अपनाने वाले लोग गांधीवादी कहे जाएंगे, है ना। और मित्र से मित्रता, है ना। और फिर आते हैं विशेषण से कैसे बनेंगे, भोला से भोलापन, सरल से सरलता, नम्र से नम्रता, गर्म से गर्मी और महा से महिमा। तो देखिए यहाँ भी प्रत्ययों ने अपना कमाल दिखाया और विशेषण के साथ उन्होंने मिलकर के भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर दिया है। इसी तरह से आप भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा भी जो है सर्वनाम और अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। सर्वनाम शब्दों से जब बनाएंगे तो अपना से अपनापन, मम से ममता, अहम से अहंकार। मम मतलब मेरा, है ना, तो उससे बना ममता, अहम से अहंकार, अहम मतलब मैं। और फिर अव्यय शब्दों से बनने वाले जैसे सम से समता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कुछ प्रयोग हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि बच्चों आपके पद परिचय के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक हम जानते हैं किसी का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, स्पेसिफिक नेम होता है उसका। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग विशेष नाम के अनेक व्यक्तियों के लिए होता है अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिए किया जाता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। किसी व्यक्ति के असाधारण धर्म, उसकी क्वालिटी को सूचित कर रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास देखिए भारत में कई चंद्रगुप्त हो गए, है ना। तो चंद्रगुप्त बहुत वीर थे, तो भारत में बहुत सारे वीर व्यक्ति, वीर राजा हुए, तो उन सभी को यहाँ पर चंद्रगुप्त कह दिया गया। चंद्रगुप्त एक व्यक्ति का नाम है, मगर सभी वीरों को बताने के लिए यहाँ पर सबके लिए एक ही नाम को रखा गया और वो है चंद्रगुप्त, जिसके कारण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के बाद भी ये इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा को सूचित कर रही है। आज भी भारत के घर घर में सीता और सावित्री विद्यमान है, तो सीता और सावित्री, जो भी स्त्रियां पतिव्रता होती उन्हें सीता और सावित्री कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत के घर घर में सीता और सावित्री नहीं है, सीता और सावित्री की उपमा दे दी गई है। ठीक है, तो उपर्युक्त उदाहरणों में चंद्रगुप्त, सीता, सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द वीर पुरुषों तथा स्त्रियों का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों को भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, जैसे कि इस देश में रावणों और कंसों की कमी नहीं है, है ना। तो रावण और कंस तो सिर्फ एक ही एक थे, मगर उनके जैसे गुणों को धारण करने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो उन सभी को उनकी उपमा दे दी गई है। तो यहाँ पर रावण और कंस जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के होने के बाद भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों में आप इसे रखेंगे, मगर इस वाक्य में जब वो पद में बदल जाते हैं तो वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को सूचित कर रहे हैं। दुनिया में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र किस लिए जाने जाते थे, अपनी सत्यवादिता के लिए जाने जाते थे, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, है ना। तो ऐसे लोगों की कमी हो रही है। फिर परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन गया। तो कुंभकर्ण तो एक ही था, मगर परीक्षा समाप्त होते ही किसी और लड़के के लिए भी कहा जा रहा है कि वो कुंभकर्ण बन गया, तो यहाँ पर ये जातिवाचक शब्द हो गया।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो यहाँ पे जो नेपोलियन शब्द है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है। कालिदास को नाटक जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर तो एक ही शख्स था, मगर उसके साथ में कालिदास को जोड़ दिया गया है उनके गुणों के कारण से। तो यहाँ पर ये भी जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से बच्चों जितने भी रेखांकित शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होने के बावजूद भी वाक्य में इस तरह से प्रयोग किए गए कि वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप बच्चों चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें उतार भी सकते हैं, वो आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। और दूसरी बात कि आप उन उदाहरणों को लिख सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम्स में इसी तरीके के पद परिचय में संज्ञा शब्दों को पूछा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अभी तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में देखा था, मगर अब हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखेंगे। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कुछ जातिवाचक संज्ञा रूढ़ होकर व्यक्ति विशेष की ओर निर्दिष्ट करते हैं, है ना, वो इस तरीके से रूढ़ हो जाती है, इस तरीके से क्लिष्ट हो जाती है कि वो व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करती है, तब जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो जब हम पंडित जी कहते हैं तो कितने सारे पंडित जी हैं, है ना, तो वो तो पंडित तो एक तरह से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है ना यहाँ पर। तो मगर हम यहाँ पर जब भी कोई पंडित जी कहता है और प्रधानमंत्री की बात होती है तो हमारा ध्यान किधर जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, मगर इस वाक्य में पद के रूप में बन जाने पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। और नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेता तो बहुत सारे हैं, मगर ये जो शब्द हैं वो किसी एक विशेष नेता नहीं कहते। वो कौन थे? वो नेता सुभाष चंद्र बोस जी। तो जब नेताजी का नाम यहाँ पर लिया गया तो हमारे दिमाग में तुरंत एक शब्द आता है और वो होता है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो यहाँ पर नेताजी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। तो पुरी तो बहुत सारी हो सकती है, कोई भी नगरी पुरी होती है, मगर यहाँ पर जगन्नाथपुरी की बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पुरी शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और बच्चों देखो अब यहाँ पर भी मैंने स्पष्टीकरण आपको दिया हुआ है कि उपर्युक्त उदाहरण में पंडित जी, नेताजी, पुरी शब्द जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जगन्नाथपुरी का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। तो जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये भाववाचक संज्ञा है बुराई। ठीक है ना, तो बुराइयों से सदैव दूर रहिए, ये किस में हो गया? बहुवचन में बदल गया। तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा का रूप इसने ले लिया। जैसे गरीबों पर दया करो, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल गया, है ना। तो दिए गए उदाहरणों में बुराइयों तथा गरीबों बहुवचन भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जो क्रमशः अन्याय, अत्याचार, दरिद्रता आदि का बोध कराने के कारण जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। ये यहाँ पर किन चीज़ों को दिखा रहे हैं? ये यहाँ पर दिखा रहे हैं अन्याय को, अत्याचारों को, दरिद्रता को। गरीब है व्यक्ति तो दरिद्र है, तो जिसके कारण यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा शब्द में बदल गए हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये संज्ञा जो है पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जब आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो फिर आपके लिए पद परिचय जो कि संज्ञा से संबंधित होंगे वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पद परिचय के संज्ञा के उदाहरणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।